गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका डीएटीसी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हम लोग अब पढ़ाई शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम लोग एसी सर्किट की पढ़ाई कर रहे थे, राइट। और जिसमें कि हम लोग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर 10 तक अटेंड किए थे क्लास, उसको हम रखे हैं। अभी थोड़ा सा उसका रिकैप करेंगे, रिविजन करेंगे और देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, राइट। देखिए, हम लोग पैरेलल रेजोनेंस में जो बात किए थे, ये केस 1 है, जिसमें हम लोग क्या किए थे, RLC तीन डिफरेंट ना एलिमेंट लिए थे इन पैरेलल, राइट ना। R एक लेटर में, एक में L, एक में C, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, सप्लाई दिए। देन यहाँ करंट आया इससे और करंट बट गया तीनों में, और रेजिस्टेंस में IR गया था, और इंडक्टर में IL और कैपेसिटर में IC अमाउंट ऑफ करंट। देन जब हम लोग फेजर बनाए, फेजर इसका चूंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, तो रेफरेंस में लिए हम लोग वोल्टेज को, और इन दोनों को ढक दिए तो भूल जाइए कि ये है, तो ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो जाएगा। तो IR क्या करेगा, वोल्टेज को फॉलो करेगा, तो यानी कि इसी लाइन पे होगा IR। देन इसको ढकिए और इसको भी ढकिए। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लैग्स करता है करंट को, यानी कि करंट लीड करता है, एक्चुअली में वोल्टेज लैग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्ट, यहाँ देखिए करंट ऊपर होगा यहाँ 90 डिग्री, और इन दोनों को ढक दीजिए तो कैपेसिटर में करंट वोल्टेज लीड करता है, और करंट यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे करंट लैग करता है, सॉरी, इंडक्टर में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, राइट ना। जस्ट उसका उल्टा हम बात कर रहे हैं, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। ये नीचे आ गया, और ये दोनों इक्वल है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इक्वल बट अपोजिट नेचर का है। इस चीज को लिखने के लिए हम लोग इस सर्किट में एक्चुअली में लिखेंगे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR एट एन एंगल 0 डिग्री प्लस IL एट एन एंगल -90 प्लस IC एट एन एंगल 90, ऐसा लिखेंगे हम लोग। अगर IL और IC का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि अपोजिट फेज में है एक दूसरे के, तो यहाँ से मिलेगा I इक्वल टू IR। मतलब कि नेट जो करंट होगा वो सारा का सारा करंट क्या होगा, रेसिस्टेंस से होकर के फ्लो करेगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके IL इक्वल टू IC, ये क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय, देखिए सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका रिएक्टिव इंडक्टेंस XL इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय XC। इसको सॉल्व तो हम लोग फाइनली पाए थे, क्या पाए थे हम लोग, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय LC, यानी कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर LC रेडियन पर सेकंड। इसी में 2 पाई f नॉट यहाँ रख दीजिएगा, 2 पाई को इधर भेज दीजिए, तो f नॉट इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट अंडर LC हर्ट्ज, और ये रेडियन पर सेकंड। दिस इज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज लीनियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तब इस सर्किट में हम लोग डिफरेंट रिजल्ट के बारे में बात किए। इसका एडमिटेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, तो होगा G प्लस J इंटू J टाइम्स BC माइनस BL, और दोनों ये एक्चुअली में बराबर है, यहाँ से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो हम लोग को मिलेगा Y यानी एडमिटेंस इक्वल टू G, एंड दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एडमिटेंस, इट्स यूनिट इज मो। एडमिटेंस मिनिमम है, इनवर्स ऑफ एडमिटेंस इज इंपीडेंस, तो ये इंपीडेंस क्या हो जाएगा, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और तो करंट क्या होगा, क्योंकि इंपीडेंस मैक्सिमम है, करंट होगा मिनिमम। पावर फैक्टर क्या होगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरफ बिहेव कर रहा है, रेजोनेंस कॉस पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू यूनिटी पावर फैक्टर। और देखिए यहाँ करंट flowing through the resistance will be equal to supply current at resonance. Net reactive current is 0, क्योंकि IC minus IL will be equal to 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। करंट ऑफ द इंडक्टर एक न्यूमेरिकल हम बनवाए थे, करंट ऑफ द इंडक्टर और करंट ऑफ द कैपेसिटर इज ग्रेटर देन द सोर्स करंट। उसमें हम लोग पाए थे या तो करंट ऑफ द इंडक्टर या तो करंट ऑफ द कैपेसिटर, या दोनों समटाइम्स will be greater than the supply current, and that's why this circuit will behave as current magnifier circuit, and this phenomena is called current magnification.
पैरेलल रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी रेजोनेंस सर्किट और रिजेक्टर सर्किट। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि ये करंट ना मिनिमम अमाउंट देता है हम लोगों को। करंट क्या करता है? मिनिमम अमाउंट देता है। करंट क्या होता है? इसमें मिनिमम होता है, इसलिए रिजेक्ट करने का ये काम करता है। इसलिए इसका नाम है रिजेक्टर सर्किट या एंटी रेजोनेंस। मतलब उल्टा, रेजोनेंस का हम लोग को मैक्सिमम चीजें मिलना चाहिए था, करंट एज आउटपुट मैक्सिमम मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को? करंट मिनिमम मिल रहा है, इंपीडेंस मैक्सिमम मिल रहा है। इसलिए इसका नाम है एंटी रेजोनेंस सर्किट। समझ में आया बात ना? ये था केस 1। अब केस 2, इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें तो सर्किट डायग्राम कैसा लुक होगा उसका वो देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग करेंगे क्या एक्चुअली में, यहाँ पे प्योर इंडक्टर एक लेटर में कनेक्ट किया हुआ है, प्योर कैपेसिटर एक लेटर में कनेक्ट किया हुआ है और एक लेटर में आर कनेक्ट किया हुआ है। अब की बार क्या करते हैं, प्योर इंडक्टर की जगह इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं और कैपेसिटर के भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तब देखते हैं कि क्या होगा। That will be the case 2 and that will be the lecture 11 of अपना AC सर्किट। केस 2 लेक्चर 11। और यहाँ पे हम लोग को सर्किट में भी चेंज करना है थोड़ी, तो फॉर दैट पर्पस यहाँ क्या करेंगे, इंडक्टर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे ऐसे, RL सीरीज में हो जाएगा। इसका नाम दे रहे हैं R1 और ये L। इसी तरह से कैपेसिटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ये दूसरा पैरेलल लेटर हो जाएगा, ठीक है, R2। अब मान लेते हैं कि इसमें, इसको लेटर 1 बोलते हैं, इसमें करंट जा रहा है मान लेते हैं I1, इसको लेटर 2 बोलते हैं, इसमें करंट जा रहा है I2, ऐसा मानते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अब जब आप फेजर डेवलप करेंगे तो क्या होगा। एक्चुअली दिस इज द प्रैक्टिकल केस। सिर्फ इंडक्टर कुछ होता नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर कुछ होता नहीं है। एक्चुअली में उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, लॉसी एलिमेंट उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही होता है। ये दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशंस एक्चुअली, ठीक है ना। तो अगर आप बनाएंगे, अब की बार क्या होगा, तभी जो इंडक्टर में वो क्या रहा था, इंडक्टर में क्या हो रहा था अपना, देखिए यहाँ इंडक्टर में जो लैग करने का फेनोमेना था प्योरली 90 डिग्री से हो रहा था अगर सिर्फ इंडक्टर था तो, लेकिन रेसिस्टेंस है तो 90 से नहीं होकर के कुछ एंगल से होगा, वो डेट एंगल विल बी इन बिटवीन 0 से 90 के बीच में। तो देखिए है तो पैरेलल सर्किट, तो रिफरेंस लेंगे हम लोग वोल्टेज को, तो दिस इज द वोल्टेज रिफरेंस लाइन, राइट, ऐसा। और मान लीजिए करंट इंडक्टर में लैग करता है, तो वो करंट अपना मान लेते हैं इधर है अपना, ठीक है, ऐसा। I1 और ये है एट एन एंगल θ1, ठीक है। ये पॉइंट को मान लेते हैं A, ऐसा, और इस लाइन पे वोल्टेज है। अब देखिए उसी तरह से अगर हम लोग अब क्या करेंगे, याद कीजिए, अगर आप मैकेनिक्स में जैसे पढ़ते हैं कि कोई एक ब्लॉक है और इस पे इस तरह से एक फोर्स लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल थीटा एफ, तो आप इस फोर्स को रिजॉल्व करते थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता था। ठीक उसी तरह से ये करंट जो है एट एन एंगल है, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, होगा क्या, ऐसा। तो मान लीजिए इधर वाले कंपोनेंट ये जो होगा, ये वाला कंपोनेंट एक्चुअली अपना क्या है, ये है I1 cos θ1,
ये है इसका कंपोनेंट। अब और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा I1 sin थीटा 1 कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट थीटा 1, ऐसा। अब ठीक इसी तरह से कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो वो कहीं यहाँ है, मान लीजिए I2 एट एन एंगल थीटा 2 है यहाँ हॉरिजॉन्टल से, यानी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर ही होगा, वो होगा I2 cos थीटा 2, और एक कंपोनेंट इधर होगा और जो कि होगा I2 sin थीटा 2। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट, इसका नाम दे दीजिए M, इसका नाम दे दीजिए आप अपने मन से D, इसका नाम दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए अपने मन से, मान लीजिए B यहाँ, और इस पॉइंट का अपने मन से नाम दे दीजिए, मान लीजिए C। ठीक है, C तो है कैपेसिटर, इसलिए C नहीं देके E दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। E पॉइंट, इसका ड्रॉप यहाँ किया। अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों का दोनों इक्वल बट अपोजिट होगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा ये दोनों कंपोनेंट। तो इस करंट का कंपोनेंट I1 cos थीटा 1 इस डायरेक्शन में है, इस करंट का कंपोनेंट I2 cos थीटा 2 इस डायरेक्शन में है। तो नेट करंट I जो होगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा, वो वोल्टेज देखिए फॉलो अप कर रहा है, और दैट करंट विल बी I1 cos थीटा 1 प्लस I2 cos थीटा 2, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? अगर यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और तब जो रिजल्टेंट आप फेजर बनाएंगे तो वो ये हो गया, दिस इज द वोल्टेज, एंड इसके साथ जो रिजल्टेंट करंट है वो I है, और I का मान क्या है, I1 cos थीटा 1 प्लस I2 cos थीटा 2, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द करंट cos थीटा कंपोनेंट ऑफ करंट विल गेट एडेड टुगेदर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है? इस फेजर को सॉल्व करके रिजल्टेंट फेजर इज दिस वन इस केस में। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए थोड़ा क्विकली, तो आगे हम बात कर पाएंगे। रिजॉल्व करने का तरीका ये था, क्योंकि करंट इस बार एग्जैक्टली 90 पे नहीं है, एट एन एंगल है, तो देन रिजॉल्व करना पड़ता है। ओके, इफ दिस इज क्लियर देन देखिए, राइट। हम लोग यहाँ बात करेंगे अब देखिए, ये जो ए बी कंपोनेंट है, ये ए बी का मान क्या है, यही ए बी का मान है I1 cos थीटा 1। यहाँ पे ए बी इक्वल टू है I1 cos थीटा 1, ठीक है। ए डी और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे दे रहे हैं सी, मान लीजिए ए डी। यहाँ देखिए ए डी इक्वल टू, एक दूसरे के पैरेलल है, तो बी सी, एंड दैट इज इक्वल टू I1 sin थीटा 1। ये I1 करंट का वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट I1 cos थीटा 1। ठीक इसी तरह से ए ये वाला, देखिए यहाँ से ए ये वाला, ये कंपोनेंट है अपना I2 cos थीटा 2। क्या है अपना I2 cos थीटा 2, इसलिए लिख रहे हैं कि फिगर के बाद यहाँ आपको स्पष्ट रूप में दिखे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट है, लिख देंगे AM is equal to AD and that is equal to I2 sin थीटा 2 एक्चुअली में, है ना। और ये वाला पार्ट AD का एक्चुअली में मान है I1 sin थीटा 1, और AM का मान है I2 sin थीटा 2, लेकिन ये दोनों इक्वल बट अपोजिट है, इसलिए हमको एक वैल्यू यूज करनी है। यहाँ देखिए हम AD इक्वल लिखे हुए हैं, है ना, तो आपस में बराबर होगा ऐसा हम बोल रहे हैं आपको, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दें ताकि ये दोनों को आप इक्वेट करें, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। तब रेजोनेंस होने के लिए इस सर्किट में एक्चुअली में होगा क्या, ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस विल बी इक्वल टू कैपेसिटिव ससेप्टेंस BL विल बी इक्वल टू BC एट रेजोनेंस, और BL होता क्या है, XL डिवाइडेड बाय इसका। तो अभी ये जब
देखिए जस्ट, ये जब सीरीज में इस तरह से कनेक्टेड है तो इसका क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा? दैट विल बी इक्वल टू XC बाय R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये हम इम्पीडेंस लिखने का तरीका बताए थे। अगर मान लीजिए इसके लिए लिखिएगा तो Z1 विल बी इक्वल टू, ऐसा ना, R1 प्लस JXL। और अगर आप इसी चीज को ठीक है, इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, हाँ या ना? ये तरीका आपको हम बताए थे लिखने के लिए इनिशियल छोटा छोटा सर्किट में। यहां से आप लिख सकते हैं XL इक्वल टू, लिखिएगा ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस XL की जगह पे ओमेगा एल का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू XC इज 1 बाय ओमेगा C डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये होगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान आएगा F0 का, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आफ्टर सॉल्विंग 1 बाय 2 पाई रूट अंडर LC इंटू रूट अंडर R1 स्क्वायर माइनस L बाय C डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस L बाय C। ये पूरा पूरा टर्म रूट के अंदर है और ये इंटू में है, इतना हर्ट्ज। This will be the resonance frequency for this circuit. यहाँ क्लियर हुआ? अब देखो एक बात बताते हैं, अब करेगा क्या है आपके एग्जाम में, ये सर्किट दे देगा, देखो जैसे दिए हुए हैं, और डायरेक्ट ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान पूछेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह का। तो ये कैसे आया का कहानी ये है, लेकिन ये सर्किट देके डायरेक्ट आपको आंसर ऐसा पूछ सकता है। तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो मे बी, लेकिन डिटेल में ही है, आप इसको इजीली, इसको बस आप सॉल्व करना है, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना? 3-4 स्टेप्स लगेंगे एंड देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन आफ्टर सेपरेटिंग द इंडिविजुअल टर्म। तो इस तरह से आप इस सर्किट के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान ये पाएंगे, और दिस रिजल्ट आपको याद रखना है इस सर्किट के साथ रिजल्ट को। अब एक बात बता रहे हैं, देखो एट रेजोनेंस, सारा काम रेजोनेंस पे ही कर रहे हैं। एट रेजोनेंस current I will be equal to admittance Y into voltage V, और I will be equal to V into admittance at resonance क्या होगा, वो होगा G1 प्लस G2 प्लस J into BC माइनस BL। लेकिन एट रेजोनेंस तो ये टर्म 0 होता है, दोनों बराबर है देखो। तो फाइनली एट रेजोनेंस इसका करंट जो फ्लोइंग थ्रू द सर्किट होगा V इंटू कंडक्टेंस G1 प्लस G2, इस R के लिए G1, R1 के लिए, इस R2 के लिए G2। ये बोलने का मतलब दोनों का रियल पार्ट एक साथ, ये बोलने का मतलब है। इसी चीज को और थोड़ा इलोबरेट अगर आप करते हैं, आई कैन बी रिटन लाइक ऐसा, V इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर।
ये दिस विल बी द करंट का एक्चुअली में एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट जो दिया हुआ है उसके टर्म। ठीक है, ऐसा। तो दिस इज अपना केस 2, और ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सर्किट प्लस ये आउटकम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़े केस 3 की ओर। करिश्मा, गौतम, खेमलाल सोनी और कृष्णा, जल्दी बोलिए, आगे बढ़ा जाए। सर्किट के साथ ये आउटकम आप याद रखें। तो अब केस 3 बात करते हैं, इसका थर्ड केस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो पूछा भी गया था बीते बार, इस बार भी पूछ सकता है उससे कुछ ना कुछ, इस वजह करके उसे भी बात करेंगे हम लोग। केस 3, थर्ड केस क्या है, उसमें सर्किट कैसे बनाएंगे वो चीजें देखने की जरूरत है। थर्ड केस, केस थर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स इज ओके, वो है इसी सप्लाई। देन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्टर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस रख रहे हैं, एंड दैट इज आर, और ये एल। कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर ले ले रहे हैं, कैपेसिटर के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब आइडियल कैपेसिटर है। तब अभी क्या होगा, यहाँ नेट करंट आई आएगा सप्लाई से, और यहाँ इस लेडर में मान लो कि करंट अपना जा रहा है I1, और इस लेडर में अपना करंट जा रहा है I2। ठीक है, अब इसका जो इम्पीडेंस होगा वो होगा Z1, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं, ये RL सीरीज में जो है इसका। अगर इसका आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज रिफरेंस में लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सब एलिमेंट में वोल्टेज सेम होगा। तब देखो कैपेसिटर वाला जो करंट है अपना, वो तो है सिर्फ आइडियल, यहाँ देखो इसको ढक दो थोड़ी देर के लिए, तो ये तो सिर्फ कैपेसिटर है, तो करंट तो लीड करता है इसमें। अब सर थोड़ा फिर से कहां से, अब तो मिटा दिए, आप लेट रिप्लाई किया। गौतम कहां से आप रिप्लाई, कहां से आप बताऊं। गौतम, ये पॉइंट रिचेक करना है, जल्दी रिप्लाई कीजिए तो फिर टाइम। गौतम, ओके, अभी फिलहाल देखिए। तो अब ये जो न्यू सर्किट है ये है, अगर इसको ढकते हैं, ये प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री, तो ये हो गया अपना I2, क्योंकि उसमें करंट जाने वाला ये वोल्टेज से लीड करता है, ऐसा। ये हो गया अपना 90 डिग्री। मान लीजिए ये पॉइंट है, अब इसको ढकिए और इसके बारे में सोचिए, ये तो अपना है इंडक्टर, लेकिन प्योर इंडक्टर नहीं, रेसिस्टेंस है, तो आपकी बात तो 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, लेकिन कुछ एंगल से लैग करेगा। तो मान लेते हैं ये है अपना I1 एट एन एंगल θ1, समझ में आई बात क्या है ये, और इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए B, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, इस टिप का नाम दे दीजिए C। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, और उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताइए। ये हो जाएगा अपना I1 cos θ1, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो इधर होगा, वो होगा अपना I1 sin θ1, ये होगा। और मान लेते हैं कि ये टिप है D, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, इक्वल बट अपोजिट है, और रिमेनिंग जो हम लोगों को बचेगा वो बचेगा हम लोगों को ये AB कंपोनेंट। तो यानी कि रिजल्टेंट अगर इसका फेजर बनाएंगे तो लुक लाइक ऐसा,
I will be equal to I1 cos theta 1 नेट करंट दिस विल बी इक्वल टू I1 cos theta 1 इसका वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसके साथ इसका वाले का कैंसल आउट हो गया। ये है रिजल्टेंट फेजर। एक्चुअली में इस सर्किट को टैंक सर्किट बोला जाता है। टैंक सर्किट कौन सा सर्किट बोला जाता है? टैंक सर्किट, राइट। अब देखो अगर यहाँ ए बी इक्वल टू क्या लिखे हो I1 cos थीटा 1, इसको एनालिसिस करना हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है अपना ए बी इक्वल टू I1 cos थीटा 1। अब फिर से देखिए आप ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू अपना देखिए ये वाला BC एंड दैट विल बी इक्वल टू I1 sin थीटा 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाला वर्टिकल लाइन। समझ में आई बात ना? तो जो ये वैल्यू है वही वैल्यू ये होगा। समझ में आई बात ना? तो ये हो गया AD इक्वल टू BC एंड दैट विल बी AD का मान पता है अपने को क्या है इसका मान I1 sin थीटा 1 इस करंट का वर्टिकल कंपोनेंट अपना ऐसा। अब यहां से देखिए अगर इंपीडेंस ट्रायंगल इसमें हम लोग बनाते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल इसके लिए तो क्या बनेगा देखिए जस्ट दिस विल बी अपना R1, दिस विल बी अपना XL, दिस विल बी अपना Z1 और दिस इज अपना थीटा 1। समझे कि नहीं? इसके लिए ये Z1 के इंपीडेंस ट्रायंगल अगर हम लोग बनाए। अब इस ट्रायंगल में अगर आप लिखे cos थीटा 1 का मान क्या होगा? cos थीटा 1 होता है B/H, ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय Z1, यही होगा याद है ना B/H बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा का मान। ये हो जाएगा बेस इज R1 और हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है अपना Z1, ये हो गया अपना। अब इसी में sin थीटा 1 इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ? sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा अपना XL डिवाइडेड बाय Z1। होगा कि नहीं होगा? अब थोड़ा सा हम लोग को समझने की जरूरत है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो आप क्या बोले हो यहाँ पे कि I2 ये जो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट है वो I2 और ये इस लेटर में जो करंट है I1 का वर्टिकल कंपोनेंट I1 sin थीटा 1 एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट है, इक्वल है। उस हिसाब से आप ये बोले हैं कि I2 इज इक्वल टू एक्चुअली में I1 sin थीटा 1 मैग्नीट्यूड बाय है ना? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से हम लोग देखिए गाइस यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे I2 है क्या? I2 क्या है? इसमें जाने वाला करंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका इंपीडेंस, ये हो जाएगा अपना इसका इंपीडेंस, यानी कि V डिवाइडेड बाय XC लिख सकते हैं आप, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट विल बी इक्वल टू I1। I1 क्या है? इसमें जाने वाला करंट, ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय Z1 इसका इंपीडेंस इनटू sin थीटा 1, और sin थीटा 1 का मान देखिए यहाँ sin थीटा 1 का मान क्या है अपना? वो है XL डिवाइडेड बाय Z1। ऐसा है कि नहीं है? तो ये भी कैंसल आउट हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं Z1 इंटू Z1, ये हो गया Z1 स्क्वायर
इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। ये यहां से आप लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू XL इंटू XC। ये रिजल्ट हजम हुआ आपको? क्या आप इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि कैसे लिखे हम? सर फिर से I2 इक्वल टू I1 साइन थीटा 1 कैसे? ओके करिश्मा देखो यहाँ, फेजर 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 जो बनाया हम लोग, इसको ढक दी, इसमें वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, रेफरेंस में वोल्टेज को रखी, इसको ढक दी, तो कैपेसिटर में ये प्योर कैपेसिटर है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में इसको ढक देगी तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ये हो जाएगा। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो I2 विल बी यहाँ, क्योंकि वोल्टेज यहाँ है, यहाँ होगा 90 डिग्री, ऐसा होगा। अब इसको ढक दो, ये क्या है अपना इंडक्टिव सर्किट, लेकिन ये प्रैक्टिकल इंडक्टिव सर्किट है क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस है, कुछ ना कुछ आर लगा हुआ है, तो इसमें करंट अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो प्योरली तो 90 डिग्री से लैग कर जाता, लेकिन ये तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं है, तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, मान लेते हैं कि कुछ एंगल थीटा 1 से लैग कर रहा है करंट वोल्टेज, ये मान लिए ये है I1। अब जैसे ही करंट ऐसे आया एट एन एंगल थीटा 1, इसको रिजॉल्व करना होगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर वोल्टेज के अलाउ I1 cos थीटा 1, और दूसरा होगा इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका I1 sin थीटा 1। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, I2 बराबर होगा ना I1 sin थीटा 1 के, तभी तो ये एक दूसरे को इक्वल बट अपोजिट है, तो कैंसल आउट कर रहा है, इसलिए ऐसा लिखे। अब क्लियर है करिश्मा? बताओ जल्दी से। ओके अब एक और बात, अब ध्यान देने वाली बात जो है उसको अच्छे से, जहां डाउट हो वहां पूछिए, इस तरह से हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आसानी होएगा, लेकिन मिटा देने के बाद फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर से दोबारा पूरी कहानी करनी पड़ती है। ओके अब देखिए यहाँ पे देखो, ये जो अपना आया है Z1 स्क्वायर इक्वल टू XL, XL इज ओमेगा इंटू L इंटू XC, ये इंटू है एक्चुअली में, इंटू XC इज 1 बाय ओमेगा C, हाँ या ना? यहाँ देखो ये ओमेगा कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आया अपना Z1 स्क्वायर इक्वल टू L बाय C, राइट, यहां से आएगा Z1 इक्वल टू रूट अंडर L बाय C, और Z का यूनिट होता है ओम, समझी क्या? ऐसा। अब तुमको ये यहां तक क्लियर है? तब एग्जाम में क्या पूछेगा, दिस इज, ये क्या कहलाता है वो भी हम बात करेंगे, जस्ट थोड़ा वेट करो। ये एक रिजल्ट आ गया इसका, इस देखो इस लेटर के मतलब इस सर्किट के इंपीडेंस Z1 का मान इन टर्म्स ऑफ L एंड C आ गया अपना, राइट। अब एक बात जो हम करने वाले हैं वो समझो, यहाँ पे देखो Z1 इक्वल टू आया है अपने को रूट अंडर L बाय C, इसका यूनिट ओम होता है इंपीडेंस का, यानी कि मीनिंग समझो, रूट अंडर L, L इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, HENRY हेनरी, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फेराड। याद रखो स्क्वायर रूट ऑफ हेनरी बाय फेराड इज नथिंग बट ओम। दो साइंटिस्ट देखो यहाँ हेनरी और फेराडे, हेनरी और फेराड साहब के रेशियो का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ओम साहब आएंगे, हु विल कम ओम। ये तो हो गया ना, ये क्योंकि देखो यहाँ Z1 इक्वल टू रूट अंडर L बाय C है ना, कभी कभी आपको पूछेगा कि रूट अंडर L बाय C का यूनिट क्या होगा, रूट अंडर L बाय C का यूनिट होगा ओम, क्योंकि वो है Z1। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्लियर है गाइज आप लोगों को? हेलो जल्दी बोलो, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सारे एग्जाम में करोड़ों बार पूछा है,
रूट अंडर एल बाई सी का यूनिट क्या होगा? रूट अंडर एल बाई सी का यूनिट ओम होगा, यानी अंडर हेनरी बाय फैराड का विल बी इक्विवेलेंट टू रूट अंडर हेनरी बाय फैराड विल बी इक्विवेलेंट टू ओम, राइट ना? ओके, नेक्स्ट, अब देखिए, जब ये सर्किट है रेजोनेंस पे, एट रेजोनेंस, जब ये सर्किट है रेजोनेंस पे, तब नेट करंट अपना I इज इक्वल टू I1 cos थीटा 1 है, तो नेट करंट I बराबर है I1 cos थीटा 1 के, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है। तो यहां से हम लोग बात अगर करें I इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा? देखो यहां से I1 क्या होगा? I1 होगा, इसको समझने की कोशिश करो, करंट I1 हो जाएगा अपना वोल्टेज डिवाइडेड बाय, देखो वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपीडेंस Z1 इंटू कॉस थीटा 1 क्या होगा? वो अपने को वैल्यू पता है, थोड़ी देर पहले निकाले हो, देखो यहां से कॉस थीटा 1 का मान क्या है? R1 बाय Z1, यहाँ पे पुट कर दो, कॉस थीटा 1 की जगह पे R1 डिवाइडेड बाय Z1, ये हो गया अपना I का मान, I1 हो जाएगा I1 will be equal to this voltage divided by impedance of this circuit, this ladder, ठीक है? और cos थीटा 1 होता है, निकाले हैं यहाँ cos थीटा 1 R1 by Z1 इस impedance ट्रायंगल से। तो हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं I can be written like V into R1 divided by Z1 into Z1 is Z1 square, राइट? ऐसा इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं V इंटू R1 डिवाइडेड बाय Z1 स्क्वायर, थोड़ी देर पहले देखो यहाँ Z1 स्क्वायर का मान क्या होता है? L बाय सी, यानी तो Z1 स्क्वायर की जगह पे L बाय सी ऐसे रख दिए। अब एक काम करो, वोल्टेज रहने दो और R को नीचे करो, R को नीचे करो तो ये लिखाएगा अपना L डिवाइडेड बाय R1C। आप इस R को ऊपर भेज सकते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? अरेंज करके आप अरेंज करेंगे तो ये वापस ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ना लिखने के लिए। अब देखो L डिवाइडेड बाय R1C, ये चीज जो है वोल्टेज डिवाइडेड बाय, सुनो एक बात, कभी भी हम लोग वोल्टेज को रेसिस्टेंस टाइप के चीज, इंपीडेंस टाइप के चीज से डिवाइड करेंगे तभी तो करंट मिलेगा ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये जो है R बाय, यहाँ देखो L डिवाइडेड बाय R1C, ये टर्म को हम लोग एक इंपीडेंस का नाम दे रहे हैं, और वो इंपीडेंस है अपना V डिवाइडेड बाय Z डायनामिक, dy लिख रहे हैं हम, तो ये, और दिस Z डायनामिक क्या है हम आपको बता देंगे, ये यूनिट हो गया एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ऐसा जहां पे Z डायनामिक क्या है? Z dy डायनामिक है L डिवाइडेड बाय R1C ओम, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इंपीडेंस, इसका नाम क्या है? डायनामिक इंपीडेंस, इस Z डायनामिक का, समझे क्या? ध्यान में रखिएगा, डायनामिक इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट इज L डिवाइडेड बाय R1 इंटू C ओम, ठीक है? ये चीजें नहीं पूछा तुम आप लोगों को एग्जाम में भी ये पूछ सकता है, ठीक है? ऐसा अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसके चलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला टर्म निकालने, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालने के और आगे बढ़ेंगे। जब ये सर्किट अगर रेजोनेंस पे है, एक रिजल्ट तो ये निकल गया, दूसरा रिजल्ट के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, वहां यहाँ आप देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ समझिए। एट रेजोनेंस दूसरा रिजल्ट क्या होगा? BL will be equal to BC of this circuit, होगा कि नहीं होगा? और यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, BL equal to BC। और एक बात बताओ, यहां देखो अपना जो टर्म है ये Z1 जो लिखेंगे, Z1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से Z1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसके लिए होगा। और Z1 स्क्वायर का मान है L बाय सी, देखो यहाँ Z1 स्क्वायर का मान है L बाय सी, वो वहां रख रहे हैं, that will be equal to
R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। आप अब इसमें क्या करो, L बाई सी रहने दो एज इट इज, R1 को एज इट इज रहने दो R1 स्क्वायर प्लस XL के जगह पे ओमेगा इंटू एल लिखेंगे एंड देन ओमेगा को क्या लिख देंगे एट रेजोनेंस ओमेगा नॉट एंड ओमेगा नॉट को 2 पाई एफ नॉट, तो फाइनली लिखेंगे 2 पाई एफ नॉट इंटू एल का होल स्क्वायर, दिस इज XL का स्क्वायर एट रेजोनेंस। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग एंड गेटिंग एक्सप्रेशन फॉर एफ नॉट we will get f naught equal to 1 by 2 pi root under 1 by LC minus R1 square divided by L. This will be the resonance frequency का expression for the tank circuit, practical tank circuit. तो ये है प्रैक्टिकल टैंक सर्किट के लिए, दिस इज प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। कैसा सर्किट? प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। प्रैक्टिकल टैंक सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है 1 by 2 pi रूट अंडर 1 by LC minus R1 स्क्वायर by L। ये एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में पूछा था, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे जैसे कि हम लोग वहां जो R1 लिख दिए हैं, R1 के जगह पे एक्चुअली में ये R लिए हैं, तो वहां R पुट कर दीजिए, सिंपली ये हो जाएगा R स्क्वायर बाय L। ये आपको ध्यान रखना है एक्चुअली में एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में आपको क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये इनिशियली ये R है, R इक्वल टू R1 इक्वल टू R कर दें, तो फाइनली यहाँ जो R1 है उसकी जगह पे ये R हो जाएगा। यही एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में पूछा था बीते बार जो 2017-18 में एग्जाम हुआ था उसमें, कि इस सर्किट के लिए, टैंक सर्किट के लिए सबसे पहले तो ये पहचानना है कि दिस इज द प्रैक्टिकल टैंक सर्किट, और इसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है एफ नॉट इक्वल टू 1 by 2 pi इंटू रूट अंडर 1 by LC माइनस R स्क्वायर बाय L। समझ में आया बात ना, इतना हर्ज। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। यहां तक क्लियर है? तो अब आगे बढ़ेंगे। अगर यहां तक क्लियर है तो मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी, या किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो पूरी इतना में, देन आगे बढ़ते हैं। पूछो जल्दी। किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ओके। जो है हम यहाँ बात करने वाले हैं देखो, अगर यही सर्किट अपना आइडियल हो जाए, आइडियल वो सर्किट होता है जिसमें कि लॉस कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो लॉस कंपोनेंट इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं, ये आर ही लॉस कंपोनेंट है, इसको करने मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, then it will become ideal tank circuit. Now the ideal tank circuit देखो, ideal tank circuit ये क्या हो जाएगा, ideal tank circuit will look like, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो जीरो होने वाला है और सिर्फ इंडक्टर बचने वाला है, और ये कैपेसिटर था एक दूसरे के पैरेलल में, ऐसे ये हो गया। यहाँ पे हम लोग किए क्या है, R1 का मान को जीरो कर दिए हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट। ये अपना L है, ये अपना C है। नाउ दिस सर्किट इज कॉल्ड आइडियल टैंक सर्किट। और इस केस में अगर आप एफ नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना R के जगह पे जीरो, ये बचेगा 1 by 2 pi इंटू रूट अंडर 1 by LC एंड दैट कैन बी रिटन लाइक ऐसा 1 by 2 pi रूट अंडर LC हर्ट्ज।
आइडियल टैंक सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान ये होता है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में अगर आर की जगह 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब तो पूछेगा आइडियल टैंक सर्किट के लिए डायनामिक इंपीडेंस का मान क्या होगा। डायनामिक इंपीडेंस थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे, उसका एक्सप्रेशन होता है L डिवाइडेड बाय R1C। और अभी आप क्या बोले हैं, आइडियल टैंक सर्किट के लिए R1 का मान 0 है, जो जगह L डिवाइडेड बाय 0 इंटू C, मतलब L बाय 0, दैट इज नथिंग बट द इंफिनिटी। ये हो गया इंफिनिटी ओम, मतलब आइडियल टैंक सर्किट के लिए डायनामिक इंपीडेंस का मान होता है इनफाइनाइट ओम। अब प्रैक्टिकल के लिए L डिवाइडेड बाय R1 इंटू C। यहाँ पे R1 का मान आइडियल टैंक सर्किट में 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं R1 इक्वल टू 0 आइडियल टैंक सर्किट का, राइट। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो जेड डायनामिक्स का मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में बात करेंगे, एंड देन हम लोग ये टैंक सर्किट के बारे में भी बात करेंगे, क्वालिटी फैक्टर का मान क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखिए क्वालिटी फैक्टर, आपको अगर याद होगा तो हम जो बताए थे आपको सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, आपको बताए थे सीरीज आरएलसी सर्किट में क्वालिटी फैक्टर। अभी क्वालिटी फैक्टर को बात करेंगे, देखिए इसके बारे में। अगर आपको याद होगा क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू, हम बताए थे आपको आइदर वोल्टेज VL या VC, तो बराबर होता था या VL या VC डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज V। ये था क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज RLC सर्किट। अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो पीछे देख लेंगे आप नोट्स में। लेकिन अपना जो पहला जो सर्किट बनाए थे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए, पैरेलल सर्किट के लिए, उसमें R इस तरह से आप लिए थे, याद कीजिए, L इस तरह से लिए थे केस 1, और C ऐसे लिए थे आप। ये R था, L था, ये C था, हाँ या ना? जिसमें कि ये I करंट था, ये सप्लाई वोल्टेज, ये IR था, ये अपना IL था, और ये अपना IC था ना? ऐसा इस केस में क्वालिटी फैक्टर Q का मान होता है रिएक्टिव कंपोनेंट आइदर IL या IC डिवाइडेड बाय एक्टिव कंपोनेंट दैट इज IR। और यही एक्टिव कंपोनेंट इस केस में I के बराबर था। तो दिस इज फॉर पैरेलल RLC सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन, पैरेलल RLC सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन। बोलने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग अब क्लियर कट समझा देते हैं। Q इक्वल टू आइदर ये हो जाएगा IL डिवाइडेड बाय I एट रेजोनेंस, या इसी को आप बोल सकते हैं IL डिवाइडेड बाय IR, क्योंकि रेजोनेंस पे I और IR बराबर होता है। इसको बोलेंगे लैंग्वेज में कैसे, तो दिस इज रिएक्टिव कंपोनेंट IL, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट divided by active component of current, active component of current। तो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट और ये देखिए यहाँ रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट और एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल आरएलसी सर्किट लाइक दिस। समझ में आया बात? इस टर्म में भी डिफाइन ये हो गया। अब नेक्स्ट इसी रिजल्ट को और एक्सटेंड करें और थोड़ा अच्छे से, IL बाय IR ऐसा आप बात कर रहे थे। IL का मतलब है वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सएल, और IR का मतलब है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ से हम लोग बात करें तो दिस R विल गोज अप एंड दिस एक्सएल विल कम डाउन, तो मतलब दिस इज नथिंग बट R डिवाइडेड बाय ओमेगा L। याद करो सीरीज में होता था ओमेगा L बाय R, और पैरेलल सर्किट में आया क्वालिटी फैक्टर का मान R बाय ओमेगा L, 10 उल्टा, इसलिए इसको एंटी रेजोनेंस भी बोला जाता है। जहां प्रोवाइडेड
ओमेगा इक्वल टू है 1/√अंडर LC रेडियन पर सेकेंड। ये तो वही होता है ओमेगा का मान। जब आप ओमेगा का मान ये वाला चीज रखेंगे तब क्वालिटी फैक्टर का मान इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट RLC के टर्म में आएगा R×√C/L। ये आ जाएगा अपना क्वालिटी फैक्टर का मान इन टर्म्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में। तो क्वालिटी फैक्टर Q विल बी इक्वल टू R×√C/L। इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ध्यान रखना है। सीरीज वाले में यही चीज, सीरीज वाले में यही, ये पैरेलल के लिए आया। सीरीज वाले में आपको आया था, अगर आपको याद हो, 1/R√L/C ये आया था क्वालिटी फैक्टर का मान सीरीज वाले में। जबकि पैरेलल वाले में क्या आया, R×√C/L। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि उसका उल्टा है, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखिएगा। सीरीज में पूछेगा तब एलिमेंट का मान दिया हुआ तो कैसे क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, पैरेलल में पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। रिमेंबर क्या है, तो ऐसे इसको यहाँ सॉल्व करोगे, यहाँ पे ओमेगा की जगह पर रख दोगे 1/√L/C और सॉल्व कर दोगे, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी जल्दी थोड़ा रिप्लाई कीजिए और क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हेलो गाइस, थोड़ा और रिजल्ट है इसमें, जल्दी कीजिए। करिश्मा रिप्लाई करिए, यहां तक क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर है। इसी में हम थोड़ा सा और आगे बात कर देते हैं। वो देखिए, अब ये देखो, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बचा एक्चुअली में वो देख लो एक बार। हम यहाँ बात कर रहे हैं इसी रिजल्ट को, आगे बात कर रहे हैं। Q इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा क्या, 1/XL डिवाइडेड बाय इसी चीज को, क्योंकि V कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 1/R। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यही 1/XL या 1/XC ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होता है एट रेजोनेंस यहाँ से। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा अपना एक्चुअली में BL डिवाइडेड बाय G, या यही चीज बराबर हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय G। इन टर्म्स ऑफ ये आपको एट रेजोनेंस आ गया BL, मतलब कहने का मतलब है इंडक्टिव ससेप्टेंस और कंडक्टेंस के टर्म में, कैपेसिटिव ससेप्टेंस या कंडक्टेंस के टर्म में क्वालिटी फैक्टर का मान अगर ये दोनों पता होगा तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि BL बराबर होता है BC के एट रेजोनेंस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वो समझने की कोशिश कीजिए। एक और क्वालिटी फैक्टर का रिजल्ट, यहाँ पे आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं IL IC के बराबर होता है तो IC/I लिख सकते हैं, that will be equal to IC/IR, right, and that can be written like V/XC divided by V/R। इसको आप लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाय XC, और यहां से देखो ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय XC 1/ωc। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से Q इक्वल टू आएगा ωCR, जबकि सीरीज वाले में आया था 1/ωCR, जबकि पैरेलल वाले में आया इक्वल टू ωCR, क्योंकि ये ωc ऊपर चला जाएगा। हाँ या ना, ये भी एक रिजल्ट है, राइट, दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो ध्यान में रहे, प्रैक्टिकल इस तरह के पैरेलल सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर का मान फॉर प्रैक्टिकल RLC सर्किट लाइक दिस, फॉर यहाँ हम नोट टाइप का चीज बोल रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से बड़ा होने के लिए कंडीशन है रेसिस्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस से बड़ा होना चाहिए, या और रेसिस्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा होना चाहिए। दिस विल बी द कंडीशन, ये पूछ सकता है एग्जाम में, समझे क्या, फॉर प्रैक्टिकल सर्किट। यस, प्रैक्टिकल सर्किट के लिए दिस विल बी द कंडीशन कि क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से बड़ा होने के लिए रेसिस्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। R मस्ट बी ग्रेटर देन XL और R मस्ट बी ग्रेटर देन XC। क्यों?
क्योंकि देखो यहाँ Q इक्वल टू आर बाय एक्सएल है, अगर ऊपर वाला चीज बड़ा होगा नीचे वाले से तभी रेशियो का मान 1 से बड़ा आएगा, यहाँ से वो रिजल्ट हुआ। Q इक्वल टू आर बाय एक्ससी है, तो ऊपर वाले का मान नीचे वाले से बड़ा होगा तभी रेशियो का मान 1 से बड़ा होगा। इसीलिए यही ये और ये देख करके हम बात किए हैं कि इक्वालिटी फैक्टर का मान 1 से बड़ा होने के लिए प्रैक्टिकल पैरेलल सर्किट में आर का मान एक्सएल से बड़ा होना चाहिए और एक्सी से बड़ा होना चाहिए फॉर द क्वालिटी फैक्टर टू बी ग्रेटर देन 1। क्लियर है यहां तक गाइस? रिप्लाई कीजिए और नोट कर लीजिए उसको, और जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे बढ़े, थोड़ा रिप्लाई कीजिए फास्ट, ताकि जल्दी से जल्दी इन चीजों को हम वाइंड अप कर सके। हो गया? अब दिस इज प्रैक्टिकल टैंक सर्किट, आप फिर से डायग्राम बना लीजिएगा। इसके क्यू फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्यू फैक्टर ऑफ दिस प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। आप फिर से बात कीजिएगा डायग्राम बना के क्यू फैक्टर ऑफ प्रैक्टिकल टैंक सर्किट के बारे में। ठीक है, ये है अपना प्रैक्टिकल टैंक सर्किट, मैंने मिटाया नहीं था, मेरे पास है। इसके बारे में अगर क्यू फैक्टर के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? क्वालिटी फैक्टर Q will be equal to reactive component sorry I1 sin theta 1 divided by I, या दूसरा रिएक्टिव कंपोनेंट है, इसी चीज को बराबर बोल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय I, ये हो जाएगा क्योंकि इसका रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है? I1 का कंपोनेंट है I1 sin थीटा 1 और इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट I2। ठीक है ना? तो इसको अगर आप वैल्यू पुटअप करें और सॉल्व करने की कोशिश करें तो Q इक्वल टू हो जाएगा I2 by I, एंड दैट यू कैन राइट ऐसा V by XC डिवाइडेड बाय V by इसका डायनामिक इंपीडेंस क्या होता है जल्दी बताओ? तो डायनामिक इंपीडेंस हो जाता है V डिवाइडेड बाय L by R1C। ऐसा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम लाइक दिस, V डिवाइडेड बाय 1 by ओमेगा C डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ से L बाय R1C। अब इसको जब अरेंज करोगे तो ये V कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अपने को टर्म फाइनली ऐसा, एक्चुअली में ये ऐसा दिखेगा ओमेगा C डिवाइडेड बाय R1C डिवाइडेड बाय 1 बाय L, तो ये C गेट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अपना ये L ऊपर चला जाएगा, बचेगा ओमेगा L बाय R1, and this will be our omega L is nothing but XL by R1. This will be the quality factor for this circuit. यानी कि फाइनली बोल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू I2 by I, and that will be equal to omega L by R1, and that will be equal to XL by XL, omega L is XL divided by R1, and which is equal to R, स्पेशल केस में हम यूज किए थे ना, दिस R1 इक्वल टू R, तो ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर एक्सप्रेशन फॉर प्रैक्टिकल टैंक सर्किट, दिस वन ऐसे। अब इस Q का मान, इस प्रैक्टिकल टैंक सर्किट के Q का मान 1 से बड़ा होने के लिए देखो यहाँ क्या होगा कंडीशन, जस्ट उलट गया कंडीशन, XL का मान R से बड़ा होना चाहिए, तभी ये Q क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस प्रैक्टिकल टैंक सर्किट विल बी ग्रेटर देन 1, तो XL का मान ज्यादा होना चाहिए R1 से, है ना? ये चीजें ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन राइट ऐसा।
क्लियर है यहाँ तक? ये सिर्फ रिजल्ट को ध्यान में रखना है। आराम से आप अगर बात करेंगे, पीछे की क्लास की सारी बातें याद रहेगी, तो आप सिर्फ वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे और सारा रिजल्ट अपने आप डेराइव हो जाएगा। इसमें हमने नया कुछ नहीं किया है। जिस तरह से आपको एसी सर्किट हमने पढ़ाने की कोशिश किया है, उस वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रखेंगे, इजिली आप इन सारे चीज को डिराइव कर सकते हैं। और अगर एक भी चीज अगर आपके माइंड से स्लिप करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि किसको कैसे क्यों लिखते हैं सारा चीज शुरू से डिक्टेट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना? इस क्वालिटी फैक्टर का मान एक से बड़ा होने के लिए कंडीशन क्या है? एक्सएल मस्ट बी ग्रेटर देन आर, नीचे वाले। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो जी, आगे बढ़े। हेलो गाइज, अब देखो, आपको अगर याद हो, सीरीज आरएलसी सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में हमने आपको रेजोनेंस कर्व बताया था। इस एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को रखा था और इस एक्सिस पे हमने करंट को रखा था। तो आप पाए इस तरह का, अगर आपको याद हो, ये F2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था, ये F1 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था, और ये जहां था वह उस करंट के मान को बोल रहे थे आई नॉट बाय रूट टू, और इस करंट को आप बोल रहे थे मैक्सिमम करंट आई नॉट, एंड दैट वाज एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप बैंडविड्थ के बारे में बोले थे F2 माइनस F1, याद आया? सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इस एक्सिस पे करंट को रखे थे, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को। लेकिन यही काम अगर हम लोग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में बात, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में बात करें, तो देन इट विल लुक लाइक कैसा, ये करंट वाला चीज, वो देखो आई है, ये इसका कर्व ऐसा होता है, ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई मीन, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये F1 है और ये F2 है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट का मान है मिनिमम, दैट इज F0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये है 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको आप इस चीज को एक्चुअली में √2 टाइम्स आई मीन है, मतलब मिनिमम करंट से √2 टाइम्स ज्यादा है ये करंट, क्योंकि ये इस एक्सिस पे है और इस एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी इन हर्ज लिए हुए हैं। तो देखिए, इसका और इसका उल्टा डायग्राम है, इसलिए इस सर्किट को बोला जाता है एंटी रेजोनेंस सर्किट या रिजेक्टर सर्किट। ये एक्सेप्टर सर्किट, वो रिजेक्टर सर्किट। ठीक है, ऐसा। और ध्यान में रखिएगा, इसमें इधर वाला ये वाला टर्म जो था, ये वाला टर्म लीडिंग नेचर का था, ये राइजिंग वाला लीडिंग नेचर यानी कैपेसिटिव नेचर, और ये वाला टर्म डिक्रीजिंग वाला ये था लैगिंग नेचर को बताता था, इंडक्टिव नेचर को बताता था। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के राइट साइड लैगिंग, लेफ्ट साइड लीडिंग। इसमें देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट साइड लैगिंग उल्टा उसका, और राइट साइड लीडिंग, ये लीडिंग नेचर का, क्योंकि इधर डिक्रीज कर रहा, इधर इंक्रीज कर रहा। इंक्रीज करने वाला लीडिंग और डिक्रीज करने वाला लैगिंग, ये चीजें ध्यान में रखना है अपने को। यही चीज इसी पैरेलल के लिए, अगर आप इंपीडेंस को अगर आप रखते, इंपीडेंस जेड को रखते वाई एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी को रखते आप अगर एक्स एक्सिस पे, एट दैट टाइम व्हाट एवर यू विल कर्व यू विल गेट ना दिस कर्व, एंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट मैक्सिमम इंपीडेंस ऑफर करेगा, दैट इज जेड नॉट, जेड मैक्स बोल सकते हैं, जेड मैक्स, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे F1 और जेड
ये है इम्पीडेंस का वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी का पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये क्योंकि ये इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है इसलिए करंट मिनिमम होता है। समझे क्या? ऐसा क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी बोलो। तो इस सर्किट में भी आप अगर आप बैंडविड्थ लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ बैंडविड्थ वही होगा F2 माइनस F1, ठीक है ना? अपने को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है तो बैंडविड्थ पता चल जाएगा इस तरह से, ठीक है? अगर यहां तक क्लियर है, एक और क्लास यानी कि कल का क्लास इसके बारे में लेंगे, एसी सर्किट के बारे में, और वो लास्ट क्लास होगा एसी सर्किट का, और उसमें न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे और छोटी छोटी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे कल के क्लास में, ठीक है? आप कल के क्लास में पूरी की पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के यहां तक लेक्चर 11 तक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरा डीसी नेटवर्क वाला भी सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ करके अच्छे से रिवाइज करके यहाँ तक 11th लेक्चर तक रिवाइज करके आइएगा। कल जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल बनाने पाइएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। दिस नॉट वी विल फिनिश टुडे क्लास। थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछो, तो वरना जल्दी से खत्म करेंगे क्लास को। हेलो गाइज, किसी को कोई डाउट है? वरना क्लास अब आज का यही कंक्लूड करते हैं हम लोग। पूरा रिवाइज करके कल आना है। कॉपी कर रहे हैं सर, थोड़ा रुकिए। यस, मैं रुका हूं, आप कॉपी करिए। जैसे ही हो जाए तुरंत बोलिएगा, क्लास को कंक्लूड करेंगे। ओके, देन थैंक यू। कल हम लोग मिलेंगे, आप पूरा रिवाइज करके आएंगे और अच्छा लगेगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में।